Dual simplex method. Dual simplex method is a specialized form of simplex method in which we not only want the optimum solution but also feasibility. in जो सिंप्लेक्स मेथड है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिमलिटी सोल्यूशन तक जाते हैं, बल्कि यहाँ पे डुअल सिंप्लेक्स में हम लोग क्या करते हैं, फिजिबिलिटी कंडीशन भी देखते हैं. इन डुअल सिंप्लेक्स मेथड द ऑप्टिमलिटी इज मेंटेन इन ऑल द आइट्रेशन. Initially the solution may not be feasible, so successive iteration will remove the infeasibility. If the problem is feasible in the iteration, then the procedure will be stopped because the solution obtained is feasible and optimized at that stage. Optimality and feasibility condition for maximization. Optimality condition is R Cj minus Zj is greater than is लेस देन और इक्वल टू 0. और फिजिबिलिटी कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि आल सोल्यूशन वैल्यूज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगी. फॉर मिनिमाइजेशन हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑप्टिमलिटी कंडीशन में क्या होगा कि आर सी जे माइनस जेड जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और फिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगा कि आल सोल्यूशन वैल्यूज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए. नोट करने की बात क्या है कि इन डुअल सिंप्लेक्स मेथड वी विल सेटिस्फाई बोथ द कंडीशन ऑप्टिमलिटी एज वेल एज फिजिबिलिटी. तो हमारे पास एक प्रॉब्लम है मिनिमाइजेशन का, और इसमें हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज z इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 3x3. और सब्जेक्ट टू हमारे पास 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट क्या है, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. सेकेंड कंस्ट्रेंट क्या है, x1 प्लस x2 प्लस 2x3 इज लेस देन और इक्वल टू 8. और थर्ड कंस्ट्रेंट हमारे पास है x2 माइनस x3 इज लेस देन और इक्वल टू 2. हमारे पास जो है x1 x2 कंडीशन क्या है कि x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए. तो सोल्यूशन में जाने से पहले जब हमारे पास मिनिमाइजेशन कंडीशन जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज होता है, तो इसमें हमारे पास कंस्ट्रेंट सारे जो हैं वो क्या होने चाहिए, लेस देन के फॉर्म में होने चाहिए. इनइक्वलिटी जो है वो लेस देन के फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये ग्रेटर देन के 2 साइन हैं, तो इनको लेस देन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे कि नेगेटिव साइन से इन सारे इक्वेशंस को फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट कन्वर्ट द इनइक्वलिटी साइन लेस देन साइन. तो इसमें हम कन्वर्ट करेंगे लेस देन साइन में, इसको कन्वर्ट करेंगे वेदर इट इज़ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. हियर वी हैव फर्स्ट एंड थर्ड कंस्ट्रेंट विद ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन, सो कन्वर्ट इट इनटू लेस देन और इक्वल टू साइन. तो हम इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे कि माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास वो बन जाएगा फर्स्ट माइनस 2x1 प्लस वहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस x2 माइनस वहाँ पे प्लस था तो प्लस माइनस माइनस x3 और ये लेस देन, और यहाँ पे प्लस 4 था तो ये माइनस के साथ -4 हो गया माइनस के साथ मल्टीप्लाई करने से. सेकंड कंस्ट्रेंट को हम एज इट इज़ लिख लेंगे और थर्ड कंस्ट्रेंट के साथ भी हम लोग माइनस का साइन मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बन जाएगा माइनस x2 प्लस x3 लेस देन और इक्वल टू -2. और हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, x1 x2 x3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. इन द सेकेंड स्टेप फिर हमने क्या करना है, ऐड स्लैक वेरिएबल्स. तो हम लोग क्या कर लेंगे, स्लैक वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू गेट बैलेंस इक्वेशन. तो मिनिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें भी हम लोग स्लैक वेरिएबल ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास वही x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 और प्लस, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल्स हैं वो 3 है, तो हम 3 स्लैक वेरिएबल्स इसमें ऐड करेंगे, तो 0 प्लस s1 प्लस 0 s2 प्लस 0 s3. इसी तरह से हर कंस्ट्रेंट में हम एक एक जो है स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे. तो इसलिए
इन सब के साथ हमने क्या कर लिया, -2x1 + x2 - x3 + s1 = और इसको हम जब इनइक्वलिटी को इक्वल में कन्वर्ट करेंगे तो स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे और ये इक्वल टू -4 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास जो है x1 + x2 + 2x3 + s2 = 8। और थर्ड कंस्ट्रेंट जो है वो हमारे पास इक्वलिटी में जब चेंज होगी तो क्या होगा, -x2 + x3 + s3 = -2। और हमारे पास ये बेसिक वेरिएबल्स क्या क्या हैं, x1 x2 x3 s1 s2 s3 > 3 होगा, 0 होगा सॉरी। अब इनिशियल टेबल हम किस तरीके से बनाएंगे कि हमारे पास जो है ये क्या है, सीचे जो है ये हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अच्छा, b.v बेसिक वेरिएबल्स जो है वो हमारे पास x1 x2 x3 s1 s2 s3 जैसे कि मैंने बताया। यहाँ पे हमारे पास जो है बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, ये x1 x2 x3 s1 s2 s3। तो ये हमने बेसिक वेरिएबल्स लिख लिए b.v। और फिर हमारे पास जो है ये सीचे क्या है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स हैं, तो वो हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोफिशिएंट्स जो है वो हमारे पास x1 के लिए 1 है, x2 के लिए 2 है और x3 के लिए 3 है। तो इसलिए यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। और हमारे पास ये जो स्लैक वेरिएबल्स हैं वो क्या है, 0 0 0 है, वो हमने लिख लिए। यहाँ पे हमारे पास जो स्लैक वेरिएबल्स हैं s1 s2 इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो 0 हैं। कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स इनके जो हैं 0 0 हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, इसलिए यहाँ पे 0 लिखे हुए हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमारे पास 0 हैं तो इसलिए इनके कोफिशिएंट जो है वो हमने 0 लिख दिए हैं। फिर हमने क्या किया है कि x1 है, अब हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंस्ट्रेंट को अगर देखें तो इनके कोफिशिएंट्स क्या क्या हैं, -2 1 1 1 और फिर आगे 0 s1 s2 + 0 s3। तो इसलिए यहाँ पे जो है -2 1 -1 और ये 1 s1 के लिए है, यानी कि -2x1 + x2 -x3 + s1 और 0 s1 s2 + 0 s3। और सोल्यूशन में हमारे पास फर्स्ट कंस्ट्रेंट में क्या वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन की क्या है, 4 है, तो वो 4 लिख लिया। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 1 2 1, तो 1 1 2 और ये s2 के लिए 1 है तो इसलिए s1 के लिए क्या होगा, 0 और s3 के लिए भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। इस तरह से जो थर्ड है हमारे पास वो क्या है, x1 0 है तो इसलिए x1 नहीं है तो उसके लिए हम 0 लिख लेंगे। फिर 0 -1 1 और 0 0 1, तो इसलिए हमारे पास 0 -1 1 0 0 1 और सोल्यूशन में हमारे पास जो है ये -2 है तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लिख लिया है, इक्वल टू -2 है तो वो हमने लिख दिए 2 -2, ठीक है। फिर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, zj हम फाइंड करेंगे। तो zj के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, where zj is equal to summation cv coefficient of basic variables multiply by aij। मतलब ये है कि हमने क्या करना है कि 0 × 2 -2 तो 0 हो जाएगा, प्लस और सम लेना है तो प्लस बीच में आएगा, 0 × 1 + 0 × 0, तो इससे आंसर आएगा 0। इस तरह से 0 × 1 0 × सारे के साथ जो हमारे पास ये वेरिएबल्स है वो 0 हैं तो इसलिए ये हमारे पास 0 बल्कि सारे के सारे ही 0 आएंगे, जैसे कि सिंप्लेक्स मेथड में हुआ है। इन सब को हम लोगों ने जो है बारी बारी हर एक कॉलम को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है 0 0 के साथ।
तो हमारे पास ये पूरा का पूरा रो जो है जेड जे का वो 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि सी जे माइनस जेड जे फाइंड करेंगे। तो सी जे 1 माइनस 0 तो 1 आएगा, 2 माइनस 0 तो 2 आएगा, 3 माइनस 0 तो 3 आएगा। इस तरह से 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, तो इस तरह से ये सारा का सारा हमारे पास आ गया है। तो then find Cj minus Zj and check the optimality condition for minimization। ठीक है, तो optimality condition for minimization is Cj minus Zj is greater than or equal to 0 as all the values of Cj minus Zj are positive and 0, so optimality condition is satisfied। अगर यहाँ पे देखें तो सारी की सारी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब कि पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और या 0 वैल्यूज़ हैं। तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन जो है सी जे माइनस जेड जे वो क्या है, सेटिस्फाइड है। नाउ चेक फिजिबिलिटी कंडीशन। तो फिजिबिलिटी कंडीशन हमारे पास क्या है कि ऑल सोल्यूशन वैल्यूज़ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम सोल्यूशन वैल्यूज़ को देखें तो सोल्यूशन वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास क्या है, -4 और -2 है, जो कि हमारे पास क्या है, इसमें ये पॉजिटिव नहीं है। इसको अगर ये पॉजिटिव होती तो हमारे पास फिजिबिलिटी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाता, लेकिन इसमें 2 वैल्यूज जो हैं वो नेगेटिव हैं। तो इसलिए फ्रॉम द इनिशियल टेबल सोल्यूशन column has 2 negative values, but for feasible solution we need all positive values, so the given problem is optimum but not feasible। to remove infeasibility we move further। इसके लिए हम लोग जो है फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे कि we will find the most negative value in the solution column for leaving variable। here 4 is the most negative value, so S1 is the लीविंग वेरिएबल। और सेकेंड स्टेप क्या होगा, अच्छा फर्स्ट स्टेप मैं बता दूँ कि सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा कम वैल्यू जो है, सबसे मोस्ट नेगेटिव वैल्यू क्या है, वो -4 है। तो ये वाला जो रो है ये हमारे पास क्या होगा, ये वेरिएबल जो है S1 हमारे पास क्या होगा, लीविंग वेरिएबल होगा। और सेकेंड बात क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है कि टू फाइंड द एंटरिंग वेरिएबल वी विल फॉलो द स्टेप फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरिंग वेरिएबल। तो डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरिंग वेरिएबल के लिए हमारे पास क्या होगा कि हमने वेरिएबल्स लिख लेने हैं x1, x2, x3, s1, s2, s3 लिख लेने हैं। और सी जे माइनस जेड जे को क्या कर लेना है कि नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो है सी जे माइनस जेड जे ये जो आया हुआ है, इधर हमने सिर्फ माइनस का साइन मल्टीप्लाई करना है। तो -1, -2, -3 हो जाएगा और 0 उसी तरह से आ जाएंगे। फिर हम क्या कर लेंगे कि S1 का कॉलम लिख लेंगे। तो S1 का कॉलम हमारे पास क्या है, -2, 1, -1, 1, 0 और -4, ये सारा का सारा है। -2, 1, -1, 1, 0, 0। S1 का जो भी हमारे पास है माइनस, ये दोबारा से मैं बता दूँ, S1 का हमारे पास कॉलम क्या है, -2, 1, -1, 1, 0, 0 और 4। हम इसको एज इट इज़ ही लिख लेंगे जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। अब जो रेशो हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे कि सी जे माइनस जेड जे डिवाइडेड बाय S1 करेंगे। तो -1 डिवाइडेड बाय -2 इज इक्वल टू 1/2। और जो हमारे पास अगर डिनोमिनेटर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव है या 0 है तो हम उसको छोड़ देंगे। तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 1 है, पॉजिटिव है, तो हमें इसको छोड़ देंगे। इस तरह से ये -3 डिवाइडेड बाय -1 तो 3 आ जाएगा। ये भी हमारे पास जो है वो पॉजिटिव डिनोमिनेटर है, तो इसको हम छोड़ देंगे। जो 0 वाले हैं उनको भी हम एज इट इज़ छोड़ देंगे।
यहाँ पे लिखा भी है। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट चेंज द साइन of Cj minus Zj value. Now write leaving variable values as it is. Here leaving variable is S1. Next find the ratio between minus Cj minus Zj and S1, but ignore if 0 or positive values comes in denominator. After finding the ratio, least value will be the entering variable. Here तो हमारे पास जो है यहाँ पे लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 3 या 1/2। तो हमारे पास 1/2 इज़ द लीस्ट वैल्यू, कम वैल्यू है, तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, 1/2 जो है ये हमारे पास क्या है, इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ वैल्यू, सो x1 इज़ द एंटरिंग वेरिएबल। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास जो है वैल्यू क्या, वेरिएबल क्या है, इसके अगेंस्ट 1/2 के अगेंस्ट x1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, एंटरिंग वेरिएबल होगा। Now move further to remove the infeasibility. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे पास क्या होगा, लीविंग रो होगा, और ये हमारे पास एंटरिंग कॉलम होगा, और ये हमारे पास जो है पिवट वैल्यू है। तो हम लोग जो है इनिशियल टेबल हमारे पास ये है, और हम लोग जो है फर्स्ट आइट्रेशन किस तरीके से बनाएंगे, उसी तरह से सीजे लिखेंगे, 1 2 3 0 0 लिखेंगे, बेसिक वेरिएबल x1 x2 x3 s1 s2 s3 लिखेंगे, और हमारे पास जो है एंटरिंग वेरिएबल जो है वो x1 होगा, और उसके अगेंस्ट जो है ये x1 के अगेंस्ट हमारे पास 1 वैल्यू है, तो 1 आएगा, मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। और फिर जो है हम लोग इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, to find the new values of x1 we have new value is equal to old value divided by key element। तो हमारे पास जो है ओल्ड वैल्यू क्या है, -2 है, जो हमारे पास न्यू वैल्यू है, सॉरी की एलिमेंट पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो -2 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट पे हमारे पास जो है ओल्ड वैल्यू भी 2 है, और जो हमारे पास की एलिमेंट है वो भी -2 है, तो -2 डिवाइडेड बाय -2, तो उससे आता है 1, तो इसलिए हम लोग जो है क्या लिखेंगे, -2 डिवाइडेड बाय 2 से -1 आता है। इसी तरह से हमारे पास जो है यहाँ पे 1 आ गया, इस तरह से हम क्या करेंगे, वन डिवाइडेड बाय -2 तो -1/2, इस तरह से -1 डिवाइडेड बाय -2 तो 1/2, 1 डिवाइडेड बाय -2 तो -1/2, इस तरह से 0 0, और 4 डिवाइडेड बाय -2 से 2 आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने बताया 1 आ जाएगा, -1/2, इस तरह से 1/2 1/2, और -1/2 0 0 और 2 आ जाएगा। S2 को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, टू फाइंड द न्यू वैल्यू फॉर S2 वी हैव न्यू वैल्यू इज इक्वल टू ओल्ड वैल्यू माइनस कोरिस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू मल्टीप्लाई बाय न्यू वैल्यू ऑफ x1। तो हमारे पास जो है न्यू वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू क्या है, ओल्ड वैल्यू हमारे पास जो है वो 1 है। इस तरह से हमारे पास की कॉलम वैल्यू जो है वो -2 है, और जैसे हम लोगों ने पिछले वाला किया था सिंप्लेक्स मेथड में, बिल्कुल सेम हमने वही तरीका करना है। तो न्यू वैल्यू हमारे पास क्या है, न्यू वैल्यू क्या आएगी, इस तरह से जैसे ओल्ड वैल्यू 1 है, कोरिस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू जो है वो 1 है, और मल्टीप्लाई बाय क्या है
न्यू वैल्यू ऑफ x1। न्यू वैल्यू ऑफ x1 हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये जो ये जो हमारे पास न्यू वैल्यू है ये 1, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इससे आंसर आता है 0। इसी तरह से न्यू वैल्यू जो है क्या है, न्यू वैल्यू सेकंड के लिए फाइंड करने के लिए 1 होगी और कोरिस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू जो है वो हमारे पास 1 और मल्टीप्लाई बाय न्यू वैल्यू जो है अगर देखी जाए तो वो -1/2 है, तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वन बाई टू इसके साथ मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास आ जाता है 3/2 एंड सो ऑन। इन द सेम वे वी नीड टू फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ s3, तो इसके लिए भी हम लोग उसी तरह से 0 माइनस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू नेक्स्ट वैल्यू किस तरह से होगी, -1 माइनस 0 इंटू मल्टीप्लाई बाई -1/2। यहाँ पे ऊपर जो है ये ज़रा मिस्टेक है मेरे ख्याल से, यहाँ पे -1/2 ही आता है, तो 1/2 तो 2 1 2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3/2 बनता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे -1/2 आता है। और इसी तरह से -1 माइनस 0 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -1। s3 के लिए हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू जो s3 की है वो हम लेंगे। 0 है तो 0, ये हमारे पास s3 की 0 वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय की कॉलम वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, -1/2 ये माइनस की कॉलम वैल्यू जो है -1/2 है और मल्टीप्लाई बाय क्या है, ये वैल्यू 0 इंटू